डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर हमने एक टाइप लिया नया, और वो टाइप था गवर्नमेंट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। ओके, अब बताओ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाउ टू एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। चलो बताओ कैसे बताओगे? अरे अपने अपने लैंग्वेज में गवर्नमेंट सेक्रेटरी के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को एक्सप्रेस करो। चलो कौन बताएगा? ये नहीं, और उसको मीनिंग कैसे लिखोगे? मीनिंग ऑफिशियल लैंग्वेज में, an organization established by the central or state or both governments, okay, governments, and appoint an employee बराबर कि नहीं, employee who work as confidential and ordinary works both for that organization and get remuneration from central or state government, that person is known as secretary of government department, and the organization who established by the central or state government or both, that organization is known as government department. Okay, some organizations are belongs to under the ministry of government, or some organizations are a statutory body. स्टैट्यूटरी बॉडी यानी क्या? जो अपने एक्ट में पास होते हैं, जस्ट लाइक LIC। अब LIC क्या है? LIC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, बराबर कि नहीं, लेकिन वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। पूछो क्यों? क्योंकि LIC ने पहले पार्लियामेंट में खुद का एक्ट पास किया और फिर वो एग्जिस्टेंस में आई। तो ऐसे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई एम्प्लॉय बनकर, एम्प्लॉय ने क्या? पगार के लिए जो काम करेगा, रेम्यूनरेशन के लिए, पगार रेम्यूनरेशन के लिए जो काम करेगा, एम्प्लॉय बनकर जब दो काम करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, तो उसको अपन बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो उसकी क्वालिफिकेशन एक तो बैचलर डिग्री चाहिए, और प्लस वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्लियर क्रैक होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट हम किसी को दे रहे हैं तो कोई मजाक की बात नहीं है। समझा मेरी बात आपको? तो ये सब हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। तो सर आज हम यहाँ पे क्या करने आए? तो आज हम यहाँ पे दो और एक नया टाइप सीखने आए हैं, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके पहले फंक्शंस पढ़ते हैं, इसके फंक्शंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी क्या क्या फंक्शन करेगा। और इस रिगार्डिंग आपको एक टास्क दी जाएगी, टास्क दी जा रही है अभी आपको एक, ये क्या है? हाँ, तो आपको गर्ल्स अपना 2 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, और बॉयज अपना 2 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है वोटिंग करके। 1 मिनट, डेमोक्रेटिक रहा तो अच्छा रहेगा, पार्शलिटी नहीं होती, फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता वननेस में। फिर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो जो कॉम्पिटेंट है, और उनको हम एक ऑफिशियल लेटर देंगे वननेस कॉमर्स क्लासेस से ऑफिशियल लेटर देंगे। और मैं कोशिश करता हूं गुरु नानक जूनियर कॉलेज से भी आपको एक ऑफिशियल लेटर लेके दूं। और ये दोनों लेटर से आप एक इंटरव्यू लोगे एक IAS ऑफिसर का, यानी कलेक्टर का। ओके, और ऑफिसर से कौन से क्वेश्चन पूछना है वो आज का सेशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। स्पीच नहीं, इंटरव्यू आपको वहां जाना है और उसके कुछ क्वेश्चंस के, हाँ वोटिंग के लिए हमको लेना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक आप जाओगे ना, वो क्यों आएंगे यहाँ पे? वो कलेक्टर है बेटा। नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा तो आप बात कर पाओगे एटलीस्ट। ठीक है, बोलना कभी भी आप सर अपना 15 मिनट दीजिए, उनका टाइम बहुत प्रीशियस होता है। नहीं, हमको नहीं मिलेगा। आप स्टूडेंट हो, आपको मिलेगा चांस। नहीं का क्या नाम, उनको बुरा लगना, आप लिख के आओगे उसमें। कॉम्पिटेंट फैकल्टीज, और कोई एरा गैरा नहीं पूछना, कलेक्टर है वो। क्वेश्चन अब इसी के रिगार्डिंग बच्चे लोग, इसी के रिगार्डिंग आज का सेशन में लिया है कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे।
तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के फंक्शन क्या होते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। नहीं नहीं अगर क्या बेटा उनसे उनसे खुजाना नहीं, समझा गया नालायको। एकदम प्लेजेंटली सॉफ्ट स्पोकन, एकदम बात करने वाले दो कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट करना। ए चलो उसके पहले एक सेक्रेटरी क्या काम करता है गवर्नमेंट के लिए, उसके फंक्शंस पे हम फोकस करते हैं। ओके, अब फंक्शंस यहाँ पे तो कॉमन फंक्शन दे दिया है सभी के लिए, एक जैसा काम फंक्शन दे दिया, बराबर कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग एक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज वाला पार्ट हम सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, यानी उनकी पगार सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, तो वो क्या क्या काम करते होंगे। तो पहला काम करते होंगे करस्पॉन्डेंस, यानी ऑर्डिनरी वर्क और कॉन्फिडेंशियल वर्क क्या क्या करते होंगे। पहला करस्पॉन्डेंस। अब आपको करस्पॉन्डेंस पता है क्या होता है? रिटर्न कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग मेल्स या नोटिसेस या लेटर्स। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अब सबसे पहले आप कलेक्टर सर से क्या पूछोगे एज अ बीइंग, अगर आप कलेक्टर के इंटरव्यू लोगे। अब कलेक्टर भी कहाँ है? कलेक्टर भी सेक्रेटरी है ना फाइनेंस का, तो उनसे आप क्या पूछोगे? सबसे पहला काम कि आपका करस्पॉन्डेंस किसके साथ होता है, किसके साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी देखिए, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ कलेक्टर मीटिंग करते हैं, आपको पता है, यानी वो लोग दिल्ली के मिनिस्टर्स से डायरेक्ट मीटिंग करते हैं। हम लोग को उनके अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, उनको डायरेक्ट एंट्री होता है और वो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेट करते हैं रिटर्न के थ्रू। तो पहले वो नोटिस भेजते होंगे, ईमेल भेजते होंगे, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलता होगा ना, बराबर कि नहीं। तो कम्युनिकेशन किसके साथ है? पहला कलेक्टर, अकोला के कलेक्टर सर ये पूछोगे आप। अजीत कुंभार सर है अकोला के कलेक्टर सर, प्लेजेंटली एकदम सॉफ्ट स्पोकनली बात करना, वो कलेक्टर है, कोई मामूली पर्सन नहीं है। समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ, तो पहला काम क्या करोगे? पूछोगे कि आप करस्पॉन्डेंस किसके साथ करते हो। किससे तो नहीं पूछोगे किसके साथ, मतलब सर यानी जैसे एग्जाम्पल अभी अकोला के कोई भी इवेंट में आप जब जाते हो, या फिर आप कुछ मतलब जैसे अभी आपने अतिक्रमण का वो किया था, तो उसके लिए आपने लेटर सबसे पहले भेजा था, तो आपका साइन होता है उसके अंदर, ऐसा उनसे पूछना। ओके, इन शॉर्ट इट्स नॉलेज, इट्स जितना आप नॉलेज ले पा रहे हो किसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो कॉमन पीपल के साथ भी कम्युनिकेशन वो करते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर में उनका साइन होता है क्या, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो उनके साथ भी कम्युनिकेशन वही करते क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिनिस्टर की मीटिंग करनी हो कहीं पे भी, तो वो उनको रिटर्न में नोटिस भेजते हैं कि आप आइए प्लीज और यहाँ पे आपके मिनिस्टर में वो कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अभी सपोज रेलवे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा कोई, तो रेलवे डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स यानी मिनिस्टर या और भी कोई पढ़ लिखे मेंबर्स, उनकी मीटिंग होती है, तो मीटिंग के लिए भी नोटिस जाती है। नोटिस वो कौन भेजता है? उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, तो उसको बोलेंगे करस्पॉन्डेंस। क्या बोलेंगे आप? तो जब भी आप कोई लेटर वगैरह नोटिस भेजोगे उसको करस्पॉन्डेंस वर्क बोलते हैं, याद रखना। ओके, क्लियर? दूसरा काम है ऑफिस मैनेजमेंट पूरा। Secretary is responsible for efficiency of the entire office routine. Secretary supervise and control of staff, looks after the activities of association. सबसे पहले आपका उनके साथ क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ टू डील विथ ऑफिस मैनेजमेंट। आप ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे करते हो पूरा अपना, यानी आपके अंडर में कितने एम्प्लॉइज है, ओके, और उसके बाद उन सबका रेम्यूनरेशन जो रहेगा वो किस तरीके से पेरोल तय होता है, या उनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, ये आपको पूछना है उनसे। क्लियर पिक्चर? उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं आप उससे? सेक्रेटरी हैज टू गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑफ द ऑफिस स्टाफ फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। नहीं बोल सकते यहाँ पे आप उसको, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ये कॉमन बात है ना, इसलिए है ये किसके फंक्शन है? अच्छा, सबके ये फिक्स सबके हैं, कॉमन फंक्शन है क्या ये? कॉमन फंक्शंस। Secretary has also look after training, yes, promotion and transfer of the office staff. तो आप उसको ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग वाला पार्ट लिखना कि सर आप अपने वर्कर्स की, एम्प्लॉइज की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आप उनको कैसे ट्रेनिंग देते हो? पर्सनल ट्रेनिंग देते हो कि कोई पर्सन आता है आपके पास स्पीकर ट्रेनिंग देने के लिए, एक्सपर्ट आता है कोई,
उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे तय होता है। समझ में आया क्लियर आपको? अरे आ रहा क्या? तीसरा आता है काम रिसेप्शन फंक्शंस। अब रिसेप्शन फंक्शन मतलब क्या है? अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड टेलीफोन कॉल्स, विजिटर अटेंड्स इंक्वायरी, फिक्सेशन अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। अब ये नहीं पूछना उनसे पीए सुना है, अरे ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया है, पीए के लिए, तो ये फंक्शन आप नहीं पूछना। फाइनेंशियल फंक्शन, यस, ये आप उनसे पूछ सकते हो कि अकोला के लिए साल में कितना फंड्स ग्रांट हुआ है। बीइंग अ कॉमन पीपल, सर क्या मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूँ, क्या मुझे पूछने की अनुमति है कि मैं अकोला के लिए फंड्स कितना अलॉट हुआ है? ऐसा प्लेजेंटली पूछना है। देखो पूछने का भी एक सवाल क्वेश्चन होता है, आप एकदम एरोगेंट वे से पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे आपको, उल्टा वो आपको आपके ऊपर रेस जाएंगे, है ना। लेकिन आपको क्या पूछना है? बीइंग अ कॉमन सिटीजन, सर क्या बोलोगे आप? एज ए बीइंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ अकोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अकोला के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड्स देती है साल का अप्रॉक्स? क्या बोलोगे उसको? अप्रॉक्स, यानी एज ए नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि फंड्स कितना होता है और उसका डेलीवरेशन कैसे होता है। सर क्या होता है डेलीवरेशन? यानी क्या कि किस तरीके से आप उसको कहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि यूज करने के लिए साइन भी किस लगती है? फंड्स का, सेक्रेटरी का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है और उसके लिए कैसा यूज होता है। जैसे अभी आप अकोला के कलेक्टर से पूछ रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर कोई डिपार्टमेंटल के सेक्रेटरी से पूछ रहे तो मैं पूछता था कि उस आपके डिपार्टमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड्स देती है और वो कैसे डिलीवर हुआ है ये साल पूरा। समझा आपको क्लियर? 15-20 मिनट आपको देंगे वो, लेकिन देखो उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत इमेच्योर साउंड कर रहे हो। आपको पूछना ऐसा है कि ऐसे मैच्योरिटी साउंड करना है। क्लियर? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जिससे वो रेज हो जाए। इमेच्योरिटी वहां पे साउंड नहीं करना। ऐसे पर्सन, क्लास के कॉम्पिटेंट पर्सन वहां पे क्या करोगे? जाओगे। क्लियर? समझा क्या आपको? क्लियर? हम यहाँ पे एक डेमो लेंगे, फिर उसके बाद ही मैं आपको वहां भेजूंगा। यस पूछिए, बोलिए। हाँ, नहीं, अलग अलग देता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते इसको हम। ओके, बीइंग अ सेक्रेटरी, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से, वो बड़े सेंट्रल के, तो किस तरीके से डिलीवर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप वो उनसे पूछ सकते हो। क्लियर पिक्चर? इसके पहले पोस्टिंग कहाँ थी वो भी आप पूछ सकते हो। इधर आपका एक्सपीरियंस बताएंगे आप? अरे अभी कलेक्टर अकोला का डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा है, इसके पहले हो सकता है कि वो सेंट्रल डिपार्टमेंट की कोई उसमें होगा। ओके, और बीइंग अ सेंट्रल डिपार्टमेंट के वहां जब थे तो किस तरीके से वो फंड्स का डिलीवरेशन होता है वो भी आप पूछ सकते हो उनसे। समझा क्या आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? अरे भाई अगर आपको कलेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको उनकी पोजीशन क्या क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब पूछ के एकदम पूछना, लेकिन एकदम प्लेजेंटली। थर्ड है अरेंजिंग मीटिंग्स। यस, ये सबसे मेन है। बीइंग अ सेक्रेटरी उनका काम क्या है कि मीटिंग्स अरेंज करना। कोई मिनिस्टर्स अभी यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ आप कैसे मीटिंग्स अरेंज करते हो, उनके लिए कौन से करस्पॉन्डेंस जाते हैं, या मीटिंग्स के लिए क्या क्या आपके पास पावर्स है, वो आप उनसे पूछ सकते हो। क्लियर? तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, हेड यानी कौन? मिनिस्टर्स। कौन होते हैं? उनका मीटिंग्स आप किस तरीके से कंडक्ट करते हो वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। क्लियर पिक्चर? आया समझ में आ रहा क्या आपको? क्लियर? इसके बाद है स्टैट्यूटरी फंक्शंस। यस, ये सबसे मेन है। अब सर ये एक स्टैट्यूटरी फंक्शन होता क्या है वो तो बताओ, मेन तो कर रहे हो। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो बातें लॉ में से ली गई हो। हमेशा याद रखना, जो भी चीजें आप लॉ से लेते हो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टैट्यूटरी। लिख लो, ये आपको एसपी में पूरे साल भर में कई बार जाएगा। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बताओ? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ में से ली गई हो, अपने अपने लॉ में से। अब ऐसे ही अगर वो आप आईएएस लेवल की पढ़ाई आप अकोला के कलेक्टर से अगर मीटिंग करोगे, इंटरव्यू करोगे, तो वो फाइनेंस से रेवेन्यू होता है, फाइनेंस का एक्ट बना हुआ है खुद का। तो एज पर आप उनसे ये पूछ सकते हो कि सर व्हाट्स योर स्टैट्यूटरी फंक्शंस रिगार्डिंग योर डिपार्टमेंट। भाई आप अपने डिपार्टमेंट के प्रति स्टैट्यूटरी फंक्शंस यानी एक्टिविटीज आप किस तरीके से लेते हो, आप एक दो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं हमको उसका, यानी इन शॉर्ट आप हमें बता सकते हैं कैसे हमको लेना चाहिए उसका। अरे आ रहा क्या? नहीं, स्टैट्यूटरी फंक्शन का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल अभी देखो, निर्मला सीतारमण जी बिलोंग्स टू फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस के लिए अलग से एक्ट बनाया हुआ है कि हाउ टू डील विद फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें
किस तरीके से कौन से फंड्स को कहाँ यूज करना चाहिए, या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पावरफुल पर्सन है, जैसे ऊपर कोई बैठा है मिनिस्टर या मिनिस्टर के हेड या एचओडी आया और डिपार्टमेंट हेड है, उनसे आप किस तरीके से डील कर सकते हो, आपके पास राइट्स क्या है, वो राइट्स को हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी फंक्शन। यानी जो बातें लॉ में से उठा के हम लोग परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म क्या करते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे स्टैट्यूटरी फंक्शंस। हाउ टू डील विद स्टैट्यूटरी फंक्शंस, हाँ, विथ योर डिपार्टमेंट्स। ओके, अब स्टैट्यूटरी फंक्शन बोलेंगे मतलब वो पूछेंगे अगर आपसे, तो बोलना सर देखिए, जैसे एग्जांपल अभी हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने फंक्शनिंग के लिए अलग अलग एक्ट बनाया हुआ है। जैसे रेलवे का खुद का एक्ट है, रेलवे एक्ट, बराबर कि नहीं, वैसे ही फाइनेंस का खुद का एक्ट है, फाइनेंस एक्ट, आरबीआई खुद का एक्ट है, आरबीआई एक्ट। तो वैसे ही आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो उसका भी एक एक्ट होगा। अगर वो एक्ट होगा तो वो एक्ट आपको क्या पावर देते हैं, आपको कुछ भी फ्रीडमली करने के लिए, तो वो एक दो आप उसके सैंपल आप हमें बताइए तो हम वो लिख देंगे। बाय नॉलेज, क्या लिखोगे, बाय नॉलेज, समझा आपको क्लियर? तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी फंक्शन है। क्या, जब कोई सेक्रेटरी अपने एक्टिविटीज एज पर लॉ करता है, क्या कहता है, एज पर लॉ करता है, उसके पास पावर है, वो इसलिए करता है, तो उसको अपन बोलेंगे स्टैट्यूटरी फंक्शंस। याद रहेगा आपको? देखो स्टैट्यूटरी का मतलब लिखा हुआ है रिक्वायर्ड या परमिटेड इनेक्टेड एज पर लॉ। क्लियर? इन्हें जो भी फंक्शन लॉ के मुताबिक परफॉर्म होता है, अपने अपने लॉ के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी फंक्शंस। याद रहेगा अभी? अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल, द सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब फॉलो, क्या होता है, फॉलो विथ ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजंस है वो सारी प्रोविजंस का प्रावधान करना किसका काम है, वो उसका सेक्रेटरी का काम है। Applicable to this organization, secretary has also complied with the Income Tax Act, Stamp Act, Shop Act, Goods and Service Act वगैरह वगैरह। ये सब एक दो एक्ट्स है जो रिगार्डिंग फाइनेंस है। किसे? तो ये आप पूछ सकते हो कलेक्टर से कि सर आप स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से एक्शन लेते हो, या जीएसटी के रिगार्डिंग सब कितना कलेक्शन रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू का आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेता है और स्टेट के पास कितना आता है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। समझा? हाँ, स्टैम्प एक्ट यानी क्या होता है, सुन लो, ध्यान दो, वेरी गुड, अच्छा बताया, नाम पूछा है। स्टैम्प एक्ट क्या तय करता है कि आप कोई भी जब लीगल केस दाखिल करते हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, तो उसमें कानून आपका साथ क्यों दे। वो क्या रिकाम बैठा गया सर, ये बात समझी नहीं। स्टैम्प एक्ट का परफॉर्मेंस क्या है, काम क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर पूछा गया है तो किसने, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो सुनो, समझो। जैसे एग्जांपल, अभी मैं कोई अग्रीमेंट कर रहा हूं, अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट के साथ अगर कुछ फ्रॉड होता है तो मैं कहां भागूंगा, मैं दरवाजे खटकाऊंगा कानून के, कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में मेरी केस ली जाएंगी, तो जज बोलेगा मैं तेरी केस क्यों हैंडल करूं, तू मुझे पैसे दे रहा क्या, तो मैं वो नहीं, गवर्नमेंट दे रही, तो बोले गवर्नमेंट काम करूंगा मैं, तुम्हारा काम करूं मैं। तो वो कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, मानते हो कि नहीं? अब वो हमारे लिए काम क्यों हो, हमने उनको क्या दिया है, तो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है स्टैम्प एक्ट। क्या बनाया हुआ है कि जब भी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो, जहां पे आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि आगे आपका कानून इस डॉक्यूमेंट में आपको सपोर्ट करे और जस्टिस के लिए आपके लिए लड़े, तो आपने गवर्नमेंट को एक मिनिमम फीस देनी है। कितनी? वो फीस लिखी हुई है स्टैम्प एक्ट के अंदर। अब सर फीस लेती है, वो स्टैम्प इनडायरेक्टली लेती है। कैसे? गवर्नमेंट स्टैम्प्स लगा के, रेवेन्यू स्टैम्प लगा के। आप देखो, आपकी जो मेरी रिसिप्ट हुई होगी, पिछली रिसिप्ट, किस किस को मेरी मैनुअल रिसिप्ट मिली हुई है, तो आप देखो उस मैनुअल रिसिप्ट के अंदर ₹1 का रेवेन्यू स्टैम्प लगा हुआ है। वो ₹1 का रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो मैंने अपने मर्जी से नहीं डाला, वो स्टैम्प एक्ट हमको बाउंड कर देता है, ऑब्लिगेट कर देता है कि अगर आप कोई भी 5,000 या 5,000 से ऊपर की रेवेन्यू हासिल कर रहे हो तो ₹1 गवर्नमेंट को दो। क्या दो? कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आए, क्या है, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको असिस्ट करने के लिए बैठे, ये नहीं बोले कि हमको तुमने क्या दिया है। और वो जो स्टैम्प्स बेचकर जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, उससे हमारे पूरे लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, कोर्ट्स वगैरह, पुलिस वगैरह, इनको जो पगार आती है ना, पगारे, ये स्टैम्प्स बेचकर गवर्नमेंट के पास आता है पैसा, और उससे वो आता है इनके पास पगारे।
तो ये जो दफ्तर चलते हमारे इंसाफ के लिए बनाए गए दफ्तर है, ऑफिसेस या डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पास जो पैसा पगार आती है वो हम ही देते हैं कॉमन पीपल। कैसे? कोई भी रेवेन्यू स्टैम्प खरीद कर। अब आप याद करो, आप किसी से रेंट पे घर लेते हो तो सामने वाला आपको 500 के बॉन्ड पे आपका अग्रीमेंट करता है। क्या करता है? अग्रीमेंट। आपने देखा है कभी अग्रीमेंट्स? तो वो जो बॉन्ड है उसको बॉन्ड नहीं बोलते, उसको रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प पेपर, हम बॉन्ड अपनी कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उसको असल में बोलते हैं रेवेन्यू स्टैम्प। आप जब एक कागज का टुकड़ा गवर्नमेंट से 500 रुपए खरीद रहे हो तो 500 रुपए गवर्नमेंट के जेब में जाती है, और वो 500 रुपए के स्टैम्प पे ही हमको बनाना है, या 100 के बनाना है, या 5000 के बनाना है। ये हर काम के लिए अलग अलग स्टैम्प्स ड्यूटी पेड करने के लिए स्टैम्प एक्ट में प्रोविजन दी गई है। अगर डील बड़ा है तो 5000 का स्टैम्प लगता है कम से कम। अब से 5000 का मिलता है नहीं, 500 के 10 कागजों पे लिखो, ऐसा समझा आपको? डील छोटी है तो 500 में लिखो, डील और छोटी है तो 100 के बॉन्ड में। ऐसे तरीके से अलग अलग रेवेन्यू स्टैम्प, और डील छोटी है तो 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प आता है, मैंने आपको दिया है इसमें। यानी वो 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैम्प लेकर आप अगर मेरे ऊपर कंप्लेन करोगे कि सर ने फीस तो पढ़ाई भी, तो आप एलिजिबल हो उसके ऊपर कोर्ट केस करने के लिए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है। कितना? 1 रुपया। समझा आपको? क्लियर? तो कोर्ट वहां पे आपकी रिसिप्ट जो है वो डिनाई नहीं करेगी, वो लीगल रिसिप्ट है आपके पास। समझा आपको? क्लियर? तो स्टैम्प एक्ट क्या काम करता है समझा हर्ष? कि कौन से काम के लिए कितना रेवेन्यू स्टैम्प हम खरीद कर उसके ऊपर डील करें, वो तय करता है स्टैम्प एक्ट। अब मेरे को किसने मजबूर किया 1 रुपए का लगाना? यानी प्रति 5000 के रेवेन्यू पर, मेरे रेवेन्यू पर नोटा आने पर 1 रुपया मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। कहता हूँ मैं इनकम टैक्स तो देता ही हूँ, प्लस ये भी देता हूँ। समझा आपको? क्लियर? हाँ। तो ये 1 रुपए का तय किसने कर दिया हमारा? कौन से एक्ट ने? स्टैम्प एक्ट। समझा? और यही अगर रिसिप्ट 50,000 की बनेगी, 50,000 की, तो हर 5,000 के ऊपर 1-1 रुपया हमको ऐड करना है इसमें। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? क्लियर? हाँ। 0.1% के हिसाब से हमको लगाना पड़ता है, कम से कम 0.1% हर डील पे हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आगे और पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है? क्लियर? छोड़ो अब इसको, 12th में आएंगे तब बताऊंगा। देखो हर चीज की एक उम्र होती है। ओके आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। तो 5 काम आप क्या क्या पूछोगे बताओ? पहला काम बताओ क्या पूछोगे? करेस्पॉन्डेंस डील किससे किससे करते हो? दूसरा, ऑफिस मैनेजमेंट वर्क्स कैसे रहेंगे आपके? फाइनेंशियल असिस्टेंट मैनेजमेंट फंक्शंस कैसे रहेंगे आपके? मीटिंग्स किससे अरेंज करते हैं आप? ओके हाँ, स्टैट्यूटरी फंक्शंस कैसे रहेंगे आप? नेक्स्ट है असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। यानी क्या? सुनो, असिस्ट का मतलब है हेल्प करना, हेल्प करना। फॉर्मुलेटिंग यानी बनाना, फॉर्मुलेट करना यानी बनाना, मेड करना पॉलिसीज। कोई भी डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी बिलोंग करता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, उसके अंदर पॉलिसीज यानी इन शॉर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, वो बनाता कौन है? वो बनाता है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कौन? मिनिस्टर्स। हेलो, कौन रहेगा? मिनिस्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हेलो, मेंबर्स। लेकिन उसको असिस्ट करता है सेक्रेटरी। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? सही मायने में दफ्तर की हालत यानी डिपार्टमेंट की हालत पता किसको होती है? सेक्रेटरी को। तो कभी भी जब ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सुनो, एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं? जो डिसीजन मेकर होते हैं। कौन होते हैं? वो जब भी कोई अपने डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं, उसके पहले वो असिस्टेंस लेते हैं यानी हेल्प लेते हैं। किससे? उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से। आज समझा कि आपको क्लियर कि कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन सी नहीं। एग्जांपल दूं? एग्जांपल आप देखो, फाइनेंस में निर्मला सीतारमण जी आज जो भी डील करती है या जो भी पॉलिसी बनाती है या इनकम टैक्स में बदलाव करती है, वो उनको डायरेक्ट नहीं करती है, वो पहले असिस्टेंस लेती है, सपोर्ट लेती है उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से। और वो डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज क्या करते हैं? हेलो, सेक्रेटरीज उनको पता है कि फाइनेंस कैसे आना चाहिए, तो वो हिसाब से वो उनको सजेशन देते हैं, और फिर वो हिसाब से नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन ये बनाते हैं और आते हैं पिक्चर में कि हमने ये रूल बनाया है, अब आपको फॉलो करना है।
समझा क्या? एग्जाम्पल नंबर 2, अब रेलवे डिपार्टमेंट कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, बराबर कि नहीं? तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, वो पहले असिस्टेंस लेते हैं किससे? उसके सेक्रेटरी से। पूछो क्यों? क्योंकि मंत्री तो अपने 5 साल के कार्यकाल में आते हैं, वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी तो बदलता है, वो परमानेंट वहां पे, उसको पता है कि असली हालत यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियली भी और प्रॉपर मैनेजमेंट भी। तो वो पूरा जब तक के उनका असिस्टेंस नहीं मिलता है, यानी सेक्रेटरी का असिस्टेंस मिलता नहीं है, तो मंत्री कोई भी पॉलिसी फ्रेम नहीं करता है, यानी बनाता नहीं। तो कोई भी पॉलिसी जो बनती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बनती है? सेक्रेटरी की कंसल्ट करने से बनती है। सेक्रेटरी एडवाइस देता है, क्योंकि वो एडवाइजर भी है, क्या है वो? तो फिर उसके हिसाब से बनाता है। एग्जाम्पल आप देखो, अभी आप देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा तत्काल चार्ट बनने के बाद भी आजकल तत्काल बुकिंग हो रही है रेलवे में, होती है ना? अगर सीट्स अवेलेबल है तो चार्ट बनने के बाद भी आप तत्काल बुकिंग कर सकते हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो तत्काल बुकिंग का जो फंक्शन है वो अभी स्टार्ट हुआ है, नियर बाय एक साल पहले से, पहले नहीं था। चार्ट बनने के बाद पहले टिकट्स मिलती नहीं थी। अब ये मिनिस्टर ने पॉलिसी लॉन्च तो की, लेकिन ये पॉलिसी के पीछे दिमाग किसका होगा बताओ? वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का, नहीं सेक्रेटरी का। पूछो क्यों? क्योंकि वो आईएएस लेवल का पढ़ा रखा होता है, मिनिस्टर थोड़ा पढ़े हुए। अभी अलग बात है कि अश्विनी वैष्णव खुद आईएएस ऑफिसर है, बराबर कि नहीं? वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन पूछते तो होंगे ना उससे। पूछो क्यों? क्योंकि वो आईएएस लेवल के कॉम्पिटेंट पर्सन है, लेकिन वो डिपार्टमेंट से नोइस है। अरे भाई, उसकी तबादला तो अभी हुआ ना 1-2 साल पहले, तो 1-2 साल में इतना बड़ा करोड़ों अरबों का पूरा, अब रेलवे पूरे सेंट्रल में छाई हुई है, यानी फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, हर एरिया में रेलवे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको संभालना एक अकेले बस की बात है कि पर्सन की। तो उसका दिमाग किसका होगा? वो सेक्रेटरी का, क्योंकि वो सेक्रेटरी सालों से होगा वहां पे। मिनिस्टर, गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएगी, लेकिन ये सेक्रेटरी चेंज होते नहीं है। आपने कभी वो देखा है नायक मूवी? अब नायक मूवी में आप देखो, वो अमरीश पुरी था सीएम, उसके बाद बनता है अनिल कपूर, तो जो वो बनता है वो हीरो, उसका हीरो का सपोर्टिंग कौन है? उसको परेश रावल। वो परेश रावल सीएमओ का सेक्रेटरी होता है। अभी सीएमओ क्या है सर? चीफ मिनिस्टर ऑफिसर। ने क्या सुनो, ध्यान दो, वो उनका पीए नहीं होता है, वो सीएमओ ऑफिस का सेक्रेटरी होता है। यानी क्या सुनो, जिस तरीके से पीएम को चलाने के लिए निर्मला सीतारमण जी फंड्स देती है पीएमओ को, इन्हें पीएम को सिर्फ कैसे चलाता है वो सब देखते हैं बहुत लोग मिलकर, ऑफिसर्स कहाँ उनकी रैलियां करनी है, सेफ्टी नॉर्म्स क्या है, ये सब प्राइम मिनिस्टर का पूरा अफेयर संभालता है पीएमओ सेक्रेटरी। कौन संभालता है? कौन से इवेंट में कितना फंड देना है पीएमओ को, पीएमओ देता है वो। भाई पीएम अकोला आएंगे तो अकोला के लिए पहले ही फंड जाता है यहाँ पे कि ये लो 5 करोड़ रुपए, ये पूरा सील करो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी हमारे पास है। अब पीएम का, पीएमओ सेक्रेटरी का काम पीएम को संभालना है, लेकिन पीएम के पर्सनल अफेयर को नहीं संभालना है। यानी कल को अगर पीएम की मम्मी की तबीयत खराब होती है तो पीएमओ नहीं जाएगा सेक्रेटरी, वो उनका पीए जाएगा भले, वो बोलेगा सर इट इज नॉट माय ड्यूटी, आपका संभालना मेरा काम है, लेकिन आपके पर्सनल अफेयर संभालना मेरा काम नहीं है। समझा क्या? आप ऑफिशियली मीटिंग कर रहे हो, वहां मीटिंग का पूरा देखना मुझे करना है। आप इवेंट कर रहे हो ऑफिशियली, मेरे को करना है, लेकिन आप अनऑफिशियल इवेंट कर रहे हो वो मेरा काम नहीं है, सॉरी मैं आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल वर्क नहीं है। अरे आ रहा क्या, जैसे एग्जाम्पल अभी देखो, पीएम को ऑफिशियली कोई इवेंट करना है, रैली करनी है अकोला में आके, तो पीएम जब रैली करने आते हैं तो उसके लिए पीएमओ डिपार्टमेंट पहले ही 1 महीना पहले ही एक्टिव हो जाता है। ऐसे कोई भाई बोल दिया ऐसे रैली होती है, बाय प्लान होता है, एजेंडा से होता है पूरा प्लानिंग पूरा। जब पीएम यहाँ पे आते हैं, अकोला में आए थे याद करो, तो आप देखो पूरा हाईवे जाम कर दिया था, 2 घंटे के लिए हाईवे बंद था, पूरा हाईवे मेन हाईवे था, जबकि वो अरे भाई वो हाईवे से वो बाईपास से शिफ्ट कर दिया उनको वहां से, भाई यहाँ पे आओ ही मत, क्योंकि कहाँ हुआ था पता है? पीएम आया अकोला में पीएम 2019 की 17 में आए हुए, 17 में आए, हाँ नहीं लॉकडाउन के बाद आए हुए हैं, हाँ ना भाई, पहले आए थे क्या? ठीक है ना, 17-18 में आए, मेरे को याद है, जब बीजेपी का वो अपना प्रमोशन करने आए थे, तो उनकी सेफ्टी के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता, कितना था? जब पीएम आए थे ना, तो इधर से ये कौन से पीकेवी आए थे, बेटा पीएम है, रिस्पेक्ट कर,
हाँ, तो जब हमारे मोदी जी आए थे प्राइम मिनिस्टर, ए प्लीज बिहेव, तो आप देखो, आपको अदू में उनकी सेफ्टी पूरा पीएमओ देखता है। कौन देखता है? पीएमओ। यानी कितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कौन से अच्छा आपको मालूम है पीएमओ से, पीएमओ के सेक्रेटरी अकोला के कलेक्टर को लेटर भेजता है कि पीएमओ तुम्हारे एरिया में आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी पूरा तुम्हारे अंडर में रहना चाहिए। तो लोकल पुलिस प्लस सेंट्रल पुलिस और प्लस उनकी जो गार्ड्स है, पूरे गार्ड्स, इंडियन आर्मी गार्ड संभालती, मालूम है उनको, उनका वो इंडियन आर्मी के पूरे गार्ड्स यहाँ पे पहले ही 2 दिन पहले आ जाते हैं, पूरा सेफ्टी आता है। और एक एक चप्पा वहां पे, कोना कोना वहां पे, एक एक कोना कोना वहां पे टेस्ट पहले डॉग से, ये सब सर्वेलेंस होता है, क्योंकि पीएम हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अगर कुछ हुआ तो हमारे सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है, क्या हुआ है, तो वो सब पीएमओ का सेक्रेटरी करता है। अगर कल को कुछ पीएमओ कुछ हो गया तो पीएमओ के सेक्रेटरी को आंसर देना है कि आप कहाँ थे, आपने किसको लेटर भेजे, क्या एक्शन लिया आपने, या आप खुद पर्सनली विजिट करने गए कि नहीं गए, वो देखिए। लेकिन अगर पीएम अपनी मम्मी से मिलने गए, भाई आराम है, तो वहां पे पीएमओ का सेक्रेटरी कुछ नहीं करेगा, सब सिक्योरिटी देंगे उनको सिक्योरिटी, लेकिन उनके साथ ये नहीं करेगा। लेकिन जब वो ऑफिशियल रैली करते हैं, रैली, तो पीएम निकलता कैसा है वो भी उनके ऊपर एक्शन होती है। आपको बता दूं, पीएम को संभालते हैं। इवन आप देखिए, कभी अगर मोदी जी सड़क से रैलियां होती है, देखा ना आपने, तो किसी बच्चे के लिए या पर्सन के लिए निकल जाते बाहर, तो उनको वो आंसर देना पड़ता है पीएमओ को कि आप ये स्क्रिप्ट में नहीं था, आप कैसे निकले। ठीक है, आप समझे क्या? यानी इन शॉर्ट, वो जो एनएसजी कमांड होते हैं, कमांडोज होते हैं एनएसजी के, इंडियन आर्मी के, उनको पूरा पीएमओ लिख के चिट्ठे में देता है सेक्रेटरी कि यहां से एंट्री से लेके एग्जिट तक के पूरा प्लान कैसे होगा और तुमको चलाना उस हिसाब से। और इसमें क्या होता है, अगर पीएम सपोज फॉर एग्जांपल कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे आप देखो बीच में गुजरात में हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, पीएम से मिलने रैली में से एक पर्सन आ गया था अंदर, तो पीएम ने गाड़ी रुका दी, रुका मैं मिलता उससे पहले। तो वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती है वो ऐसे अलाउड नहीं है निकलना, तो उन्होंने क्या किया, आधा दरवाजा खोला, लेकिन उसके पहले उसके सेक्रेटरी ने पीएमओ से ऑफिस से परमिशन लिया कि पीएम अपना एजेंडा बदल रहे, क्या करना है। जब तक वहां से परमिशन नहीं आई, गाड़ी वहीं रुक गई थी पूरी। यानी आपको लगता है पीएम की लाइफ खुद की नहीं है, उनकी लाइफ बहुत रेस्ट्रिक्शन है उनकी लाइफ के अंदर, और ये रेस्ट्रिक्शन कौन तय करता है? पूरा पीएमओ, सेक्रेटरी ऑफ पीएमओ। समझा आपको क्लियर? पीएम को ऑफिशियली कौन सी स्पीच देनी है वो भी पीएमओ तय करता है। अरे आ रहा क्या तुम समझ में? जैसे हर संडे को जब पीएम आते हैं ना भाई और बहनों करने मन की बात, तो मन की बात में वो जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वो पूरा पीएम करते हैं, पीएमओ का सेक्रेटरी करता है पूरा स्क्रिप्ट। समझा आपको क्लियर? लेकिन पीएमओ का काम नहीं है पीएम के पर्सनल अफेयर संभालना, वो ऑफिशियल अफेयर संभालता है, और उसके लिए फंड्स होते हैं, वो फंड्स को डेलीब्रेशन कहाँ करना है, फाइनेंस का मैनेजमेंट पूरा वो करता है पीएमओ। उसी प्रकार सीएमओ होता है, सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस, अब उसका भी सेक्रेटरी होता है, सीएमओ सेक्रेटरी। हेलो, अब सीएमओ का सेक्रेटरी क्या करता है, वो सीएम को पूरा संभालता है, और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स देती है। अब देखो मैंने आपको 4 सभा सिखाई है, कौन कौन सी बताओ? सेंट्रल डिपार्टमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधान परिषद एंड विधान सभा, ये 2 चलता है। और इसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, यानी सेंट्रल का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है और स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। समझा रहा आपको क्लियर? और सीएमओ सेंट्रल का, स्टेट का होता है, और पीएमओ सेंट्रल का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। अरे आ रहा क्या? अब सीएमओ का काम क्या है कि जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो उसका पूरा रैलियों का खर्चा करना, बाहर नहीं करता, वो बाहर जाना अलाउड भी नहीं है तुमको। अब तुम बताओ महाराष्ट्र का सीएम वो दिल्ली में, अगर दिल्ली में रैलियां करेंगे तो बताओ वो फंड सीएम का नहीं, वो उनका पर्सनल अफेयर है। आप यहां पे कर रहे हो वो देखो, क्योंकि आप ये राज्य के सीएम हो, इसलिए। समझा आपको? सीएम का ड्यूटी क्या होता है? स्टेट लेवल संभालना, और पीएम का ड्यूटी क्या होता है? पूरा सेंट्रल लेवल, पूरा कंट्री संभालना।
हाँ, हर एक स्टेट का सीएमओ अलग है और सीएमओ का सेक्रेटरी भी अलग है। जैसे एग्जाम्पल अब देखो, महाराष्ट्र का दिखाऊं मैं आपको? अरे सीएम नहीं पूछ रहा, सेक्रेटरी ऑफ सीएमओ महाराष्ट्र। चीफ सेक्रेटरी बोलते इसको हम। चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र is the top most executive official and senior most civil servant of the Maharashtra state. Chief Secretary is the ex-officio head of the state civil service board and state secretariat and state cadre Indian administrative service. एक मिनट, इसके ऊपर है, मैं वो नाम चाहिए उसका। क्या है ये? कैप्टन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आपको पता है अभी क्या हुआ था? एक मिनट ध्यान दो। हाँ सुनो, जब हमारे मोदी जी सीएम थे ना, सीएम कहाँ थे? गुजरात में। पहले उनको गुजरात का दिया गया था, तो उनके पास सीएमओ का एक सेक्रेटरी था, सीएमओ सेक्रेटरी। उनका सेक्रेटरी सीएमओ ऑफिस संभालता था पूरा, उनका पर्सनल नहीं था, वो पर्सनल सेक्रेटरी अलग है मोदी जी का। तो सीएमओ सेक्रेटरी इतना कॉम्पिटेंट है, इतना कॉम्पिटेंट था कि जब मोदी जी पीएम बने, पीएम बने, तो पीएम बनने के बाद उन्होंने लोकसभा में अपील किया कि मुझे वही सेक्रेटरी चाहिए मेरे डिपार्टमेंट का। अब उसके लिए बाकी अपोजिशन पार्टीज लीडर जो थे वो अपोज में आ गए। क्या गए? कि ऐसा संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है। तो मोदी ने क्या किया, उनको सिर्फ वहां पोस्ट करने के, नाम नहीं पता उस पर्सन का, बहुत माइंडेड पर्सन है वो, उस पर्सन को वहां सेंट्रल में लाने के लिए, भाई मेरे साथ वो असिस्ट करे, मुझे मेरे डिपार्टमेंट को संभाले। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने पावर का यूज करके उन्होंने राइट्स चेंज कर दिए। सोचो, यानी कॉम्पिटेंट पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट में लाने के लिए उन्होंने अपने पावर को यूज करके भारत के संविधान को चेंज कर दिया। सोचो, यानी आपको बता रहा हूं कि एक स्किलफुल पर्सन की जरूरत कितनी है। सोचो, यानी स्टेट से सेंट्रल पे पीएमओ ऑफिस संभालना बहुत बड़ी बात है। तो उनके वो टर्म्स में वो बैठ नहीं रहते, उनका क्वालिफिकेशन कम था या ग्रेडिंग कम थी सिविल सर्विसेज की। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को यही पर्सन चाहिए जिसने मेरे को स्टेट को संभाल के दिया पूरा, मेरा पूरा, वो सेंट्रल भी संभालेगा। और आज उनके साथ पीएमओ ऑफिस में वही सेक्रेटरी जो उनके स्टेट में थे। इसका एक बार केस पढ़ना, मेरे पास उसका आया था एक बार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंट पर्सन की जरूरत हर जगह पे है। समझा आपको? स्टेट से उठा के मोदी जी ने कहा किया, सेंटर में ला लिया, पीएमओ डिपार्टमेंट संभाल लिया। और पीएमओ को फंड्स कितने आते पता है आपको? करोड़ों अरबों में। उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वो करते हैं पीएमओ ऑफिस के सेक्रेटरी। साइन है चेक्स में, साइन है सैलरी एम्प्लॉइज की, वो तय करती है। एनएसजी संभालती है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनका एक एक पर्सन का सैलरी कौन तय करता है? वो पीएमओ ऑफिस का सेक्रेटरी। हाँ बोलिए। सब आईएएस लेवल के ही है ये। देखो, स्टेट लेवल संभालो या सेंट्रल के, इनका इतना बड़ा डिपार्टमेंट संभालना मजाक की बात नहीं है। अलग होता है ना। एक मिनट, मुझे पता है इन्वर्स कर दो आज से, जब तक के नया कार्यकाल हो। बॉयज गर्ल्स को मंगाएंगे, गर्ल्स को बॉयज को। ओके चलो। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? पीएम, देखो सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं। सेक्रेटरी अकेला होता है लेकिन उसके अंडर में 100 एम्प्लॉइज होते हैं। पीएमओ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। आपको दिखा है पीएमओ ऑफिस? दिखना है आपने को? देखो,
इमेजेस ऑफ पीएमओ इंडिया। अब सिक्योरिटी रीजन के लिए शायद दिखाएंगे कि नहीं मेरे को नहीं पता नहीं, लेकिन पीएमओ ऑफिस देखना है ना आपको दिल्ली में। यस ये है, ये उनका लेआउट होगा। एजेंसीज अंडर द प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर दिए हुए हैं, नीचे दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, दिख रहा है आपको? ये बच्चा लोग, अब प्राइम मिनिस्टर के अंदर देखो डिपार्टमेंटल एटॉमिक एनर्जी सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल स्पेस सेक्रेटरी, ये दो देखो पीएमओ ऑफिस में हेड कौन है? सेक्रेटरी है। कौन है? इन्हें पीएमओ संभालना सेक्रेटरी है, लेकिन किसके लिए? पीएम। इन्हें पीएम के लिए 3 डिपार्टमेंट चलते हैं। पहला चलता है पीएमओ, दूसरा चलता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस, और तीसरा आता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये 3 सेक्रेटरी जो होते हैं ना, ये 3 डिपार्टमेंट पीएमओ संभालते हैं प्राइम मिनिस्टर को। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसा है, आई एम नॉट बिलोंग्स टू पॉलिटिकल अफेयर्स, मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से, एक मिनट ध्यान दो। व्हाट इज कैबिनेट सेक्रेटरी? कैबिनेट सेक्रेटरी इज अ टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल एंड सीनियर सिविल सर्वेंट of the government of India. Cabinet Secretary is the ex officio head of the Civil Service Board of Cabinet Secretariat. The Indian Administrative Service and IS and Civil Service of the India work under the rules of the business of the government. यानी गवर्नमेंट को पूरा फ्रेमिंग करती है IS के रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे। The Cabinet Secretary is the senior most, बेटा इसमें कुछ कॉम्पिटेंट नहीं दिया हुआ है। Act as a chief coordinator of the central government. Chief coordinator यानी क्या? वो कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल पीएम को पूरा। Act as a chairman of civil service board, CSB का चेयरमैन होता है। Which amongst the other things act as the chairman of the committee of secretaries of administrations, यानी कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा सेक्रेटरी डालना है, ये कैबिनेट मिनिस्टर तय करता है। जैसे अकोला में कलेक्टर की जो पोजीशन इसके यहाँ ट्रांसफर किया होगा ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर से आता है। इसको समझा क्या समझा आपने? अकोला के अंदर कौन से कलेक्टर को कहाँ देना है पोजीशन, ये कैबिनेट सेक्रेटरी तय करता है। और अगर कैबिनेट सेक्रेटरी तय करता है, हेलो ये बच्चा लोग, इन शॉर्ट आईएएस जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। स्टेट के अंदर आईएएस ऑफिसर कलेक्टर वो सेंट्रल के बिहाफ में आता है कि हम देखें कि तुम बराबर चला रहे कि नहीं चला रहे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कभी भी बताऊं उनको, पॉलिटिकल अफेयर्स ये आईएएस लेवल को बेचारे को पिसा देते हैं। तो कैसे? देखो याद करो जब पंजाब में गवर्नमेंट थी इसकी कांग्रेस की, आपको मालूम है आज से 2 साल पहले की बात है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट की पंजाब में सरकार थी, अभी आम आदमी पार्टी की है। तो पीएम गए थे रैली करने, इलेक्शन के लिए, अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए। उस रैली के अंदर पीएम की गाड़ी को रुका दिया गया। कहां पे? वो ब्रिज के ऊपर। इसके ऊपर एक बार काफी चर्चा भी हुआ होगा, आप जीके पढ़ा करो यार। तो पीएम की गाड़ी वहां पे 15 मिनट रुक गई, पूरा उनका ट्रैफिक, पूरा उनका जो कॉन्वॉय रुक गया। अब सवाल यहाँ पे ऐसा आ रहा है, कोई जिस स्टेट में, ऐसी स्टेट में पीएम चले गए जो स्टेट उनकी है ही नहीं, कांग्रेस की है, और दूसरी बात वो बॉर्डर से लग के, पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान में बॉर्डर से, हमारा पाकिस्तान में पंजाब बॉर्डर से लगभग है, अटारी बॉर्डर आता ना, अटारी बॉर्डर जो होता है, तो वहां पे टेररिस्ट की एक्टिविटीज बहुत होती है। अब उस एरिया के अंदर पीएम को 15 मिनट रुका देना, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे पीएम की सेक्रेटरी तो थी उनकी, सेंट्रल से आई तो थी उनकी बस पूरी बॉडी गार्ड्स, पूरे गार्ड्स, कारें उनकी जो ना सब सेंट्रल से आती है, जहां भी उनको रैली करनी होती है। उनकी जो पूरी कार होती है ना, बुलेट प्रूफ कार, वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, सेंट्रल से आती है, दिल्ली से आती है पूरी, एक दिन पहले आ जाती है वहां पे। लेकिन फिर भी ब्रिज के नीचे रुक जाना,
ब्रिज के ऊपर जाना वो उनके लिए थोड़ा नुकसान मतलब डेंजरस था, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क की गई थी, काफी चर्चा भी हुई थी, न्यूज में भी आए थे काफी। मैं आपको अभी इसका न्यूज दिखाऊंगा आपको। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर। अब सिक्योरिटी पीएमओ का काम है, लेकिन कहीं भी अनएक्टिविटी ऐसे कुछ होता है तो होम मिनिस्टर भी एक्टिव हो सकता है, उसको राइट्स है। अमित शाह ने क्या किया, जैसे भी तैसे करके उनकी सेफ्टी के लिए वापस बुलाया, रैलियां कैंसिल किया, बोला वापस आओ, पहले पीएमओ का सेफ्टी। वहां से कैसे तो भी पीएम को निकाला गया, जल्दी पंजाब से निकलो यहां से पहले, क्योंकि क्या होता था, देखो कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी दोनों कट्टरवाद चलते हैं। क्या होता था, अगर एकादा कांग्रेस गवर्नमेंट के लीडर ने भी कोई बम बम नीचे रख दिया पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे, तो भैया पुलिस, अब बताओ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तो चलो है, बुलेट प्रूफ है, लेकिन बम तो ना कुछ रुकेगा उसको, एक आधा ब्रिज गिर गई तो गाड़ी तो उसके नीचे होंगी ना, बराबर कि नहीं है ना, नुकसान तो होना ही है पीएम को। उसको वहां से निकाल दिया जल्दी और उसको अपने प्राइवेट चॉपर में बिठा के दिल्ली रवाना किया। और दिल्ली रवाना होने के बाद सबसे पहले पीएम ऑफिस से सेक्रेटरी ने वहां के चीफ मिनिस्टर से आंसर मांगा कि तुम जब तुम्हारे एरिया में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की लेवल अपेक्स है, मेरे ऊपर सेक्रेटरी का काम, मैं बीइंग सेक्रेटरी, पीएमओ सेक्रेटरी, मेरा काम है करस्पॉन्डेंस, मुझे ऑफिशियली रिटर्न में दो, नहीं दोगे तो आपके ऊपर एक्शन होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीएम ऑफिस से, सीएमओ से कोई वहां से आया नहीं रिप्लाई। उन्होंने बोला कि ये बिना एजेंडा के आए हुए हैं, हमको बता के तो ना, खुद ही आगे कभी भी आऊंगा तो क्या हम लोग अदर काम में एंगेज थे, मेरी सिक्योरिटी पुलिस, लोकल पुलिस अदर काम में थी। आखिर में जब सीएमओ नहीं किया एक्टिव, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर वहां के कलेक्टर्स को बुलाया गया, बोला चलो ठीक है, सीएमओ तो स्टेट में आता, मानता मैं, उनकी गवर्नमेंट अलग है, लेकिन तू तो हमारा आदमी है भाई, तू लोकल कलेक्टर जो गया तू वहां पे, तेरे किसने नियुक्त किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल ने किया हुआ है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर ने वहां के कलेक्टर्स को बुलाया, अंदर आओ उधर, तुमको दिखाता मैं क्या है तो, और फिर उसको वहां से ट्रांसफर किया गया। समझा क्यों? क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो हमने सेंट्रल ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठाए हुए हैं, और वो है कलेक्टर। कौन है वो? तुमको अपेक्स पावर दिया ना हमने, तुमको स्टेट के एम्प्लॉय से ऊपर का पावर है तुमको, तो तुम्हारा काम क्या बनता है, अगर पीएमओ की सेफ्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है तो ठीक है, स्टेट ने क्या बोल दिया, इट इज नॉट अवर ड्यूटी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीएम, पंजाब के सीएम ने क्या बोल दिया, ये हमारे अंडर में तो ना आता, ये किसके अंडर में आता है, सेंट्रल। तो फिर अमित शाह ने बोला ठीक है बेटा, अगर हमारे अंडर में आता है ना, ठीक है, काम कर, सारे कलेक्टर को ऊपर बुला दिल्ली में, चल। तो सीएमओ वहां से कलेक्टर को जाने दे रहा नहीं था, क्योंकि कलेक्टर मिल चुका था उनके साथ वहां का। तो बोला तुम्हारे अंडर में नहीं है कलेक्टर, बुला जल्दी, पहली मुलाकात, तो अभी के अभी इनका रिजाइन करूंगा पूरा, इस तरीके से इनको टर्मिनेट करूंगा कि कभी इनको कोई पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी। और मजबूरन दिल्ली में कलेक्टर को बुलाना पड़ा, और कलेक्टर को इतनी खतरनाक फटकार दी होंगी उन्होंने, पूछो ही नहीं। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि वह कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट है। आप समझे क्या? यानी सीएमओ जो कलेक्टर, कोई भी कलेक्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है। वो क्यों मिल सकता है? क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर भी किसको चला रहा है, पीएम को चला रहा है। हमने देखा ना अभी 3 डिपार्टमेंट चला रहे हैं, देखो ना, ये पहला कौन संभाल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दूसरा कौन संभाल रहा है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। अब इसके अंदर भी सेक्रेटरी है, देख रहे हैं आपको, अलग अलग काम के लिए अलग सेक्रेटरी है। और तीसरा है कैबिनेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर 4-5 दो सेक्रेटरी बैठते हैं, कौन कौन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सेक्रेटरी, दूसरा है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सेक्रेटरी। ये देखो, ये स्पेशल ग्रुप सेक्रेटरी जो ना कैबिनेट मिनिस्टर, यहां से उनको बुलावा आया, डायरेक्ट लेटर आया, आ जाओ नहीं तो अभी तुम्हारा यहां से रिजाइन करते, हमको कलेक्टर चेंज करना है। इसलिए अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, यानी बड़े सेंट्रल से, तो महाराष्ट्र चाहे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट उनकी इच्छा हो ना हो, वो लोग भले इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन सेंट्रल के आदमी वहां बैठे हुए हैं।
इसलिए आप देखो जब पीएम अकोला में आएंगे तो भले अकोला में स्टेट गवर्नमेंट में पीएम की गवर्नमेंट हो नहीं हो, मजबूरन अकोला की पूरी पुलिस को कलेक्टर आदेश देगा शिफ्ट हो जाओ। अब ये पुलिस जो है पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है? आप देखो ना, महाराष्ट्र पुलिस बोलते ना, हम बोलते हैं सेंट्रल पुलिस, समझा? आर्मी सेंट्रल के अंडर में आती है, पुलिस स्टेट के अंडर में आती है, और अपनी अपने स्टेट की अपनी पुलिस है। लेकिन कलेक्टर का ओहदा बड़ा होने की वजह से वो सीएमओ से भी ऊपर का ओहदा लेकर बैठता है, इसलिए पुलिस भी वहां पे प्रोटेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, भले उनकी सरकार हो नहीं हो। आप समझेगा मेरी बात को? और ये पूरा ये कलेक्टर का जो पावर है ये कौन लाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी डायरेक्ट पीएमओ के डिपार्टमेंट से आता है। ये भी आ रहा, तुमको समझ में आ रहा? तो इस तरीके से डिपार्टमेंट्स चलते बड़े बड़े बहुत सारे। यानी इन शॉर्ट जिस पर्सन से आप इंटरव्यू लोगे ना वो पर्सन पीएम से रोज बातचीत करता होगा, तुमको पता भी नहीं होगा। अब ऐसे पर्सन से थोड़ा ईमानदारी से बात करना अच्छे से, हाँ एकदम डाउन टू अर्थ। ओके, आगे है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। द सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अब सेक्रेटरी का काम क्या है? सेक्रेटरी का काम है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके टॉप लेवल मैनेजमेंट को पूरा बताए। एग्जांपल दूं? जैसे एग्जांपल तो सुनिए, अब जैसे एग्जांपल अभी देश के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड हैपन हुआ एक्टिविटी, तो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी या पीएमओ का सेक्रेटरी पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेता है और फिर पीएम के साथ मीटिंग करके उसको बताता है, इंफॉर्म करता है। आपने नायक मूवी देखी है? अब वो सीएमओ का बात कर रहा हूं, वो पीएमओ ने सीएमओ था, क्या बोलता? वो स्टेट चीफ मिनिस्टर था ना, बोलता। अब आप करो, याद करो, जब वो कौन था, मुगेम्बो, अमरीश पुरी जब सीएम था तो उसके सीएम में एक दंगा हुआ था, वो मुंबई में। अरे देखा ना आपने, वो मारे थे गुंडागर्दी, वो बस ड्राइवर का हुआ था। आपने अगर नायक मूवी देखी होंगी तो उसमें याद करो, उसमें याद करो, वो जो परेश रावल वो बार बार अपडेट रहा था एसपी से मुंबई की कि क्या हुआ है बताओ, और फिर वो अपडेट लेने के बाद वो पूरा चीफ मिनिस्टर को गाइड कर रहा था, असिस्ट कर रहा था कि ऐसा ऐसी बात हुई है, क्या करना चाहिए। तो वो था नो अरेस्ट, नो ये वो, तो वो उसको एडवाइस मिला कि सर अगर हमने इनके डर से अगर नहीं कुछ एक्शन लिया तो पूरा तबाही मच जाएगी, आप प्लीज एक्शन लीजिए। तो बोलता कि मेरे जो चारों पहिए कुर्सी के अलग अलग पार्टी के, तो अगर इनमें से एक भी कार्यकर्ता को हाथ लगाया तो हमारी कुर्सी के पैर टूट जाएगा, और एक भी पैर टूटा तो यही कुर्सी तेरे ऊपर मार के मैं करूंगा। याद है आपको? तो फिर अब वो एसपी क्या बोलता, क्या 4 पैसे का सीएम है, 4 पैसे का सीएम ने क्या कि तुम लोग कोई डिसीजन ले पा रहे हो, और वो पूरा एडवाइस कर रहा था उसका सीएम का असिस्टेंट सीएमओ से आया हुआ है जो है, तुम उसको मान रहे नहीं हो। आप देखो जब नया सीएम बनता है कौन, एक दिन का अनिल कपूर, उसको पूरा गाइड कौन करता है? सीएमओ का सेक्रेटरी साथ में था ना, साथ में वो पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, वो सीएमओ से आया हुआ है। समझा आपको? क्लियर? अरे वो परेश रावल करता है ना पूरा असिस्ट किया, ऐसा है। और फिर लास्ट में अमरीश पुरी जब आता है तो उसको बोलता तूने सिखाया होगा उसको पक्का, तो बोलता कसम मैंने एक दिन सिखाया, खुद ही सिखाया था वो। आपने मूवी देखी होगी ना, उसमें है सब कुछ। अच्छा, अगर आपको पीएमओ का सेक्रेटरी देखना है, पीएमओ का सेक्रेटरी, तो वो है एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी है, उसके ऊपर बनी हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। हेलो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी है। आपको पता है किसने लिखी है मूवी? वो पीएमओ के सेक्रेटरी ने। यस, उसमें एक बुक लिखी उन्होंने, उस बुक से वो पिक्चर बनाई गई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली क्या हुआ है सुनो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, तो उनकी अपोजिशन पार्टी में छवि बहुत खराब की गई थी, मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है आप सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें? देखो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि एक पर्सन सेक्रेटरी का काम होता क्या है। तो हुआ क्या था वहां पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई पॉलिटिकल इंसान है ही नहीं, मैं बोलता। पूछो क्यों? वो पर्सन इतना कॉम्पिटेंट पर्सन है कि अगर वो देश को संभालने पे आया फ्री एंड, तो आज भी हमारी पूरी गरीबी मिटा सकता। इकोनॉमिस्ट है। कौन है वो?
डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर बोले तो पीएचडी की उसने इकोनॉमिक में, इसलिए उसको आगे डॉक्टर लगता है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट में पीएचडी करते हो ना तो वो उसके आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टरेट बोलते हैं डॉक्टरेट। तो वो इकोनॉमिस्ट है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, वेल डेवलप कंट्री उसके थेसिस अडॉप्ट यूज करती है। तो सर हमारे कार्यकाल में क्या हुआ था फिर उसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह 2014 से नहीं 2010-7 से समथिंग 10 साल उन्होंने अपना बिजनेस संभाला। 2004 से जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाला तो उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। यानी क्या हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर तो दिख रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी या वो राहुल जी हमारे हंस रहे क्यों, ये चला रहे थे गवर्नमेंट, ये सब पिक्चर में थे। क्या थे? इनको फ्री हैंड डिसीजन लेना नहीं पड़ा, कभी दिया ही नहीं कभी इनको चांस। अब सर ऐसा सोनिया गांधी को खुद ही बना देना ना फ्री हैंड, बराबर कि नहीं बन सकती। तो क्यों? भारत के संविधान में लिखा हुआ है भारतीय नागरिक अगर जो नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन यानी पीएम नहीं बन सकता और ना ही राष्ट्रपति बन सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि भारत का जो नागरिक है सिर्फ वो ही पीएम और प्रेसिडेंट की पोस्ट ले सकता है। और सोनिया गांधी जो है वो विदेशी है, मालूम ना आपको, फॉरेन से ना, अरे इटली की है ना वो। हाँ, तो हुआ क्या था, ध्यान दो, तो इसलिए सोनिया गांधी खुद नहीं बन सकती थी और राहुल गांधी उस वक्त कॉम्पिटेंट नहीं था। इसलिए क्या था, इसलिए पीएम चुना गया इसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बन तो गए पीएम, लेकिन इनको फ्री हैंड नहीं दिया। जहां भी डिसीजन लेना है पीछे से कौन ले रहा है? सोनिया गांधी ले रही है। ये सब दिख रहा है पिक्चर में। इस वजह से क्या हुआ, इनकी कॉम्पिटेंसी खत्म हो गई। तो लोगों के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज खराब हो गई कि ये चुप बैठते एकदम, कुछ बोलते ही नहीं। तो उनके जब पीएमओ ऑफिस में जो सेक्रेटरी था उसने पिक्चर लिखी कि ये पर्सन गलत नहीं था, ये पर्सन था माइंडेड था, इसको करने नहीं दिया, इसलिए उसका नाम दिया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंट यानी क्या कि प्राइम मिनिस्टर ये पॉलिटिकल पर्सन है ही नहीं, ये इतना इनोसेंट बंदा है। और आज बीजेपी के अंडर में उस पिक्चर को रिलीज करने की क्योंकि बीजेपी खुद डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करती है, मनमोहन सिंह की। मोदी जी खुद उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे क्यों, आज भी जब तबियत खराब होती है प्राइम मिनिस्टर की तो मोदी जी खुद जाते हैं पर्सनल मिलने, जबकि दोनों अपोजिशन पार्टी में। मुझे क्यों, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया के अंदर एलपीजी लागू की थी। उसके बाद इंडिया अनडेवलप होने के बाद डेवलपिंग में आई थी। तो जब वो एक पॉलिसी से देश की पूरी व्यवस्था ही कर सकता है, सुधार सकता है, तो वो अगर 10 साल अगर अपने क्रिएटिव पार्ट से अपने कार्यकाल के अंदर डिसीजन लेता था ना, तो सच में वो एडमिनिस्ट्रेटर। आज देखो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, तो पढ़े लिखा था ये, इसको सब समझता है कि कॉम्पिटेंसी में कौन सी पॉलिसी लॉन्च करना क्या नहीं करना, सब इसको लॉन्च करने नहीं किया। इसलिए इसके ऊपर पिक्चर नाम दिया डॉक्टर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसमें दिखाया गया पूरा। अब आप लोग सर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर पिक्चर बनाई गई है ये पूरी, तो बीजेपी ने इसको लॉन्च क्यों करने दिया, रिलीज क्यों करने दिया? इससे तो कांग्रेस की पार्टी की सभी सही होंगी? नहीं, वो बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगेंस्ट नहीं है। वो आज भी बीजेपी खुलेआम उनको वेलकम करती है कि आप हमारे यहाँ पे आओ, आप हमारी बीजेपी पार्टी में आओ, हम आपको फाइनेंस दे रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर रह चुके आरबीआई के, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके आरबीआई के, इसके देश के। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर थे। कौन थे? उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। आज भी 2005 की अगर आप नोट देखोगे नोट, तो उसमें गवर्नर की साइन में डॉक्टर मनमोहन सिंह की साइन लगी हुई है। गवर्नर कौन होता है? जो आरबीआई चलाता है, सेंट्रल बैंक चलाता है, यानी इन शॉर्ट करेंसी इशू करता है। मैंने आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ाए हुए, बैंकिंग पढ़ाया ना, बैंकिंग में आपको समझ में आ रहा है कुछ तुमको? तो इस तरीके का वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। और जब उसके कार्यकाल में सेक्रेटरी जब हुआ था पीएमओ का, उसने देखा कि नहीं है ये पर्सन दबाया गया सिर्फ, उसने एक बुक लिखी। वो बुक को किसी ऑथर ने पढ़ी और उस पे उस राइटर ने पिक्चर बना दी, और वो पिक्चर को नाम दिया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यानी क्या, ये पर्सन पॉलिटिकल पर्सन नहीं बना हुआ है, यानी ये प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटली बना गया, सब
किसी और की रखने के लिए, बाजू आने के लिए, यानी काम कोई और करता था, नाम विचार इसका आता था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने ईमानदार है कि आज भी वो अपने पार्टी से वो नहीं करते, मतलब उनको छोड़ना नहीं उनको। वो बोलते मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, जिस पार्टी ने मुझे बनाया उस पार्टी को मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज भी पूरे बीजेपी संगठन से खुला ऑफर है कि आप आओ, हम आपको देते हैं, रेडी है, और आप जो बोलोगे पोस्ट हम आपको देंगे। और आपको बता दूं आपकी माहिती के लिए, जीएसटी जो आया ना 17 में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्वेंट किया हुआ है। दो 2007 की 8 में जीएसटी पार्लियामेंट में रखा गया था, लेकिन अपोजिशन पार्टी की आवाज इतनी ऊंची होती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता था। आप देखो उनका एक ही ड्रॉबैक है, वो बोलते कम है। और यार ना क्रिएटिव पार्ट जो पर्सन है ना, क्रिएटिव पर्सन, वो बोलते कम है। वो बोलते हैं हम बोले वहां जो प्रोडक्टिव हो, तो उनको लड़ना नहीं आता, पार्लियामेंट में लड़ना पड़ता एक्ट पास करने के लिए। तो वहां पे फिर जीएसटी को लागू नहीं किया गया था, और वही फिर जीएसटी को लेके आए कौन? मोदी जी लेके नहीं आए थे, मोदी जी लेके आए थे, लेकिन मोदी जी गवर्नमेंट में वो थे जो गुजर गए। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 17 में? बातें बंद करो, निर्मला सीतारमण जी बाद में आए, वो गुजर गए पहले। फाइनेंस मिनिस्टर इन 2017। रुकना भाई, फाइनेंस निर्मला सीतारमण जी के पहले थे अरुण जेटली। यस, अरुण जेटली जी ने जीएसटी को लॉन्च किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ही टैक्सेशन पॉलिसी की कोई भी एक्ट को पास कर सकता है, समझा आपको लिया? तो अरुण जेटली जी ने क्या किया? जीएसटी लाया इंडिया के अंदर। अब अरुण जेटली जी कौन संभालते हैं? इट्स हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और उसके अंदर दिमाग किसका होगा? ये सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से पूरा ये काम संभालते हैं अच्छे से। आप वो मूवी देखना, उसमें सेक्रेटरी कौन है, उसका भूमिका उसने निभाई है अक्षय खन्ना ने, प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम वही ले लेंगे। आपका मूवी का एक वाक्य ना, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम वही ले लेंगे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर? समझा क्या? अच्छा आगे, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन में आप क्या लोगे सर? टॉप मैनेजमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड करते हो? यानी अपोला की कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी होती है, तो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वे, सोर्स क्या है? क्लियर आपको? या हाउ टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, बाय वर्बल, बाय कम्युनिकेशन, बाय रिटर्न, कैसे होगा? हेलो, अरे अकोला में कुछ भी हुआ ना, हेलो, तो प्राइम मिनिस्टर पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को बोलते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है? वो यहाँ के कलेक्टर को फोन करता है, पता है इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर वो हिसाब से प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। जैसे कल को अकोला में टेररिस्ट आ गए, क्या गए? तो टेररिस्ट में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर एक्टिव नहीं होंगे, पहले अकोला का कलेक्टर पूरी वो टेररिस्ट एरिया की जायजा करेगा, यानी क्या? इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद वो जाएगा पीएमओ ऑफिस या कैबिनेट मिनिस्टर को अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा, और फिर इंफॉर्मेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव होके यहाँ पे वो एक्शन लेगी। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से कलेक्टर का काम क्या है? सेक्रेटरी है ना वो, तो वो काम क्या है उसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पूरा इंफॉर्मेशन सप्लाई करे अपने डिपार्टमेंट का पूरा। समझा आपको क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे बीच में टेम्पररी मार्शल हुआ था टेररिस्ट का, मार्शल बोलते उसको हम। अकोला में 3-4 महीने पहले एक डमी मार्शल हुआ था। यानी क्या हुआ था? यहाँ पे एज अ पूरी अकोला की जो पुलिस थी उनको ट्रेनिंग जा रही थी कि भाई अगर कोई टेररिस्ट आ गया यहाँ पे अचानक, तो तुम सिचुएशन संभालते किस तरह से तुमको। तो उसका पूरा ट्रेनिंग हुई थी, और ट्रेनिंग जो हुई थी वो कलेक्टर के निगरानी में हुई थी। समझा? और ये इंफॉर्मेशन पहले उसने सप्लाई की होंगी ऊपर, वहां से परमिशन के बाद ही जाके यहाँ पे हुआ होगा ये एक्टिविटी। आ रहा क्लियर तुमको समझ में?
फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है कि कलेक्टर को अपने एरिया के अंदर फ्री डिसीजन लेने का पावर है कहीं कहीं, तो कहां कहां वो डिसीजन ले सकते हैं जहां उसके पास पावर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यहां पे आएंगे पूरे। अब इसमें आप क्या पूछोगे उससे कि सर व्हाट काइंड ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एनी एग्जांपल्स आप लिखते हमको, तो कौन से एग्जांपल देंगे वो आप बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि अपने एरिया के अंदर वो डिसीजन कितना ले सकते हैं। क्लियर पिक्चर, समझ आया अच्छे से? तो ये 7-8 फंक्शंस है, वो आप हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ये परफॉर्म करता है। क्लियर पिक्चर, समझा? अब कौन से क्वेश्चन क्या करना है आपको समझ में आ गया? 15-20 मिनट की मुलाकात आपको मिलेगी, अगर मिलेगी तो आपको पूछना है। अच्छा, अब आप में से